बीएससी में पढ़ने वाला एक छात्र कभी कभार अपने क्लास से यूं ही गायब हो जाया करता था। जब भी वो अपने क्लास से गायब होता था तो सबसे पहले उसके प्रोफेसर पहुंचते थे और पूछते थे कि ये लड़का जो समीर है वो कहाँ चला गया है, क्योंकि वो लड़का अपने क्लास का सबसे ज़्यादा होनहार, सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट था। उसके अचानक से गायब हो जाने की चिंता जहाँ प्रोफेसर साहब को थी, उससे कहीं ज़्यादा चिंता थी उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की काव्या को। काव्या क्योंकि उसकी सबसे खास दोस्त थी। एक दिन काव्या उससे पूछती है कि समीर, तुम यूं अचानक से गायब हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता, क्या बात है? कोई चिंता है, कोई परेशानी है? जो भी है तुम मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हें उस समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन समीर इस बात पर खामोश रहता है, चुप रहता है। और जब ये चुप्पी टूटती है तो ना केवल काव्या बल्कि पूरा डिग्री कॉलेज, पूरा शहर, ये इलाका, या यूँ कहें कि पूरा प्रदेश के लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति, एक लड़का आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। उसके गायब होने की वजह से एक जान चली जाती है और 4-5 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली, और इसी जिले का एक थाना लगता है कोतवाली नगर, और कोतवाली नगर का ही एक मोहल्ला लगता है दयानंद नगर। दरअसल बात कर रही हूँ 7 अप्रैल 2018 की। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अचानक से जा रहा था और जाते जाते उसे एक और व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो मोबाइल का टॉर्च उसकी तरफ लगाता है तो उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो सिसकियां भर रहा था। उस लड़के ने, जो राहगीर था, उसने तुरंत ही कंट्रोल रूम को यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस से मदद मांगी और ये कहा कि एक व्यक्ति सिसकियां भर रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गोली मार दी है। जैसे ही सूचना मिलती है, नगर कोतवाली पुलिस के जो प्रभारी हैं अवनीश गौतम, एसएसआई सत्यनारायण धैया और महिला एसआई नीमा गौतम अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचती हैं। जब तक पुलिस मौके पर आई थी तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। उस व्यक्ति के पास जो जेब था, उस पर्स में बहुत ज़रूरी कागजात रखे हुए थे। उसके आधार पर यह पता चलता था कि इस व्यक्ति का नाम राकेश उमेरा है और जिसका घर यहाँ से महज 100 कदम के दूरी पर है। जैसे ही घर वालों को सूचना दी जाती है तो घर से दौड़ते हुए पत्नी, बेटा और बेटी रोते हुए आते हैं, और जब दौड़ते हुए रोते हुए आते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उनका बस एक ही सवाल था कि मेरे पति को किसने मारा। कोई कह रहा है कि मेरे पिता को किसने मारा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती, इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा इस कदर होता है कि पुलिस को डेड बॉडी थाने से भी उठाने से भी कहीं न कहीं इनकार करने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ते हुए, उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए उस शव को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले की जांच जब कोतवाली प्रभारी कर रहे थे तो ये पता करने की जब वो कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का काम क्या था, ये रात में यहाँ क्या कर रहा था, तो पता चलता है कि दिल्ली शहादरा में एक इंस्टीट्यूट है, उसी के लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में ये काम करता था, और रोज़ सुबह घर से सुबह 7 बजे निकलता था, रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर आ जाया करता था। यूँ अचानक से गायब होना उसका और उसको गोली लगना, ये वाकई परेशान करने वाली बात थी। पुलिस अब जांच कर रही है और उधर अब लोग हंगामा शुरू कर दिए हैं। दिन निकलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत ही नज़दीक से किसी ने इसको गोली मारी, और गोली मारने वाले कौन है इसका पता लगाने की जब पुलिस कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कमेटी डाला करता था।
दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कमेटी डालकर अपना काम निकालते हैं। 10-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और लोग हर महीने पैसे देते हैं। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कमेटी से पैसे उठा लेता है और कहीं हर महीने से महीने जिसका नंबर आता है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते जाते हैं। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो लोगों को पता चला कि लगभग 20 लोगों की कमेटी बनी हुई थी। उसी को ये खुद हैंडल कर रहा था और हैंडल करते करते हो सकता है यहाँ से किसी से कोई दुश्मनी हुई हो, कोई बात हुई हो। पुलिस ने जब 20 के 20 लोगों की जांच पड़ताल करना शुरू की तो यहाँ से कोई एंगल निकल के सामने नहीं आया। पुलिस दूसरा एंगल ढूंढ रही थी। जब पुलिस ने इसके घटनास्थल पर जाकर के, क्योंकि सबसे पहले पुलिस और वो व्यक्ति पहुंचा था जिसने फ़ोन किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने मरने वाले व्यक्ति राकेश रोहिला को छुआ तक नहीं था। और इसके जेब में जब इन्होंने सर्च अभियान चलाया तो पता चला कि मोबाइल में एक मोबाइल है, उसका पर्स रखा हुआ है, जो भी कागजात रखे हुए हैं, गले में जो उसने ज्वेलरी पहनी थी वो भी थी, हाथ में जो ज्वेलरी पहनी थी वो सब कुछ वही था। इससे पता चलता है कि मामला लूट का नहीं था और दुश्मनी का एंगल भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया था और दिन निकलने के बाद फिर लोगों में इस कदर हंगामा शुरू किया, शहर में जगह जगह जाम लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके वक्त कैसे गुजरने लगता है। 7 तारीख की ये घटना थी, 12 अप्रैल आ जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है और क्यों अंजाम दिया है। जब व्यापारियों ने, लोगों ने, समाज सेवियों ने जब ज़्यादा हंगामा और धरना प्रदर्शन किया, थाना प्रभारी वहाँ के होते हैं, उनका अचानक ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके स्थान पर जितेंद्र कालरा को चार्ज दिया जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे। जो भी पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे या परिवार के एक एक सदस्य के मोबाइल सीडीआर या जो नंबर लगाए गए थे, हर एक पहलू को बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा था। लेकिन पुलिस को लोग इतना मौका नहीं दे रहे थे कि जिससे पुलिस अपनी जांच अंतिम छोर तक लेकर आती। उससे पहले ही इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हो जाता है। जितेंद्र कालरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता है। जहाँ तक जाता है पुलिस ने पीछा किया और ये जानने की कोशिश की कि कौन सी ट्रेन से जाता है, किस वक्त बैठता है, किस वक्त जाता है, किस वक्त आता है। वहाँ उसके कोई दुश्मन तो नहीं है। दिल्ली तक मामले की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। एक बार फिर से वही सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज से उसको इकट्ठा की, लगभग 1 सप्ताह के इधर उधर से, तो वही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जितेंद्र कालरा बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे थे और देखते ही देखते पता चलता है कि जब रेलवे स्टेशन से और इसके घर की यानी कि दयानंद नगर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमेशा पैदल सफ़र करता था। वहाँ से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं, सभी कैमरे को बारी बारी से जब खंगाला जाता है तब पता चलता है कि एक बाइक पर 2 लड़के जो कि दूर खड़े थे, उन्हीं 2 लड़के जो थे वो कौन है, कहाँ से आए हैं। जब इसका पता निकालने की कोशिश की तो ये 1 मिनट के लिए जो लड़के रुके थे वो 1 मिनट के लिए उस कैमरे से राकेश रोहिला भी ओझल हो जाता है। पुलिस जब वहाँ उसी रात 7 अप्रैल की जब रात थी पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पता चलता है वहीं पास में एक किराना का स्टोर है और किराना के स्टोर पर वाकई जो फुटेज आती है, वहाँ जाकर किराना स्टोर वाले से पूछा जाता है कि क्या आपके पास ये राकेश रोहिला किसी काम के लिए आए थे, तो बताता है कि साहब हाँ, कुछ सामान खरीदा था। उसी बीच में जो बाइक पर बैठे हुए लड़के थे उनका फोटोग्राफ दिखाया जाता है कि ये कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तब वो किराना स्टोर वाला कहता है कि साहब ये लड़का जो पीछे बैठा हुआ है दरअसल ये विशाल है और विशाल कोई और नहीं बल्कि राकेश रोहिला का बेटा होता है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस संग रह जाती है, हैरान रह जाती
कि आखिरकार उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा था। पुलिस ने तुरंत ही वहाँ सूचना मिलते ही घर पहुँचती है और विशाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद कोतवाली उसे लाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम उस रात उस घटना स्थल पर क्या कर रहे थे। तब वो लड़का कहता है कि साहब, मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था, मैं तो सिर्फ दूध लेने के लिए गया था, लेकिन अचानक से ही मैंने देखा नहीं, मेरे पिताजी भी वहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, जो बाइक पर आगे बैठा हुआ है वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है। समीर मेरे साथ ज़रूर था। फिर पुलिस ने समीर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की। तो समीर के साथ एक लड़का और था, यानी कि कुल मिलाकर ये 3 लड़के थे। एक जिसका नाम विशाल है जो कि राकेश रोहेला का ही बेटा होता है, और एक बेटा समीर जो कि उसके बहन काव्या का बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और तीसरा लड़का जो कि समीर का सगा चचेरा भाई सगा भी मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया। पहले यानी कि विशाल से पूछताछ की और उसको छोड़ दिया। अब हिरासत में 2 लोग थे, शादात और दूसरा समीर। सब इनसे बातचीत की जाती है तो समीर जब टूटता है तो सुनकर लोग ताजुब कर रहे थे, हैरान कर रहे थे, परेशान थे कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हो गया। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा था कि साहब, हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि जो मारने वाले थे वो किराए के या फाड़े के शूटर थे, उन्होंने इसको मारा है। लेकिन मारने की क्या वजह है इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो वो बताता है कि जो उनकी बेटी काव्या है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में उसकी क्लासमेट है, जो कि वो इससे बेइंतहा प्यार करती है, उसी के कहने पर भाड़े के लोगों ने ये हत्या की है। हत्या क्यों की है? जब काव्या को पुलिस हिरासत में लेती है तो काव्या भी तोते की तरह एक एक बात बताने से पहले, हालांकि उसकी पहले पिटाई की जाती है या फिर कहते हैं कि सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो कहीं ना कहीं सच बोलती है। और जो सच सुन के लोग हैरान थे वाकई। वो बताती है कि साहब, मैं समीर को बेइंतहा प्यार करती हूँ और समीर और हम लोग कभी कभार कॉलेज के बाद में किसी रेस्टोरेंट में मिल जाया करते थे। अचानक से एक दिन उसके पापा की नज़र उस पर पड़ जाती है। तब वो शायद किसी ओयो होटल से बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकल रहे थे इसके पापा को शक होता है और उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उस लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हें बहुत मारा जाएगा, तुम्हें बहुत पीटा जाएगा। जब ये बात लड़का सुनकर पीटकर वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में 2-4-10-5 दिन दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा होता कि राकेश रोहेला अपनी जॉब पर जरूर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन छूट गई थी और ट्रेन जब छूटी तो वाकई परेशान थे, इसीलिए अपने घर वापस आ जाते हैं 1-2 घंटे के बाद। जब घर आकर देखते हैं तो वो लड़का समीर घर से निकल रहा है। घर पर कोई नहीं था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी तृष्णा मौजूद थी। तृष्णा को देखकर वो ताजुब कर रहा था कि ये लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और यही लड़का मेरी पत्नी से भी मिलता है, आखिरकार क्या वजह है। तब वो अनन्यास ऐसे ही बोल देता है कि तुम्हारा इस लड़के से अफेयर चल रहा है, मैं पूरी बात जानता हूँ। जब तृष्णा को ये बात पता चलती है उसके पत्नी को तो वो सन्न रह जाती है और हैरान थी कि आखिरकार हम बहुत सावधानी से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे, आखिरकार इनको कैसे पता चल गया। यहाँ पर आज के दिन तृष्णा यानी उसकी पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद तब कहीं जाकर उसके मन में कुछ न कुछ ऐसे गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं और काव्या किसी तकलीफ से उसे बचा लेती है, क्योंकि काव्या नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से मिलने के लिए आया है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद समीर को उसने, क्योंकि लड़की काव्या भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। अब यहाँ से ये चला तो जाता है लेकिन इस बात को किसी का जिक्र नहीं करता
किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं करता, लेकिन आए दिन घर में किसी न किसी बात से कलेश रहने लगा। और जब जब राकेश घर से निकलता था तब तब समीर या तो घर में होता था या फिर स्कूल के बाद किसी होटल में उसके बेटे के साथ होता था। उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया, खासकर काव्या ने कहा कि पिताजी इस तरीके से अगर हमें रोका टोकी करते रहेंगे तो शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे, और हम जो भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्यार की सीमा थी वो कहीं न कहीं लिमिट क्रॉस चुकी थी। उनके अनैतिक संबंध जो आपस में बीच में कभी कभार बनते थे, कभी होटल में तो कभी कहीं, तो इस तरीके से उस लड़की को लगता था कि मेरे पिताजी बार बार रोका टोकी करते हैं, इनका कुछ न कुछ काम तमाम कर देना चाहिए। और इस बात की जिम्मेदारी समीर को दी थी। समीर ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये कभी काम किया नहीं है और ना ही मेरे किसी घर वाले ने काम किया है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरीके के लोगों का काम तमाम करते हैं। तब वो 2 लड़के लेकर के आता है समीर और ला कर के बातचीत करता है। जब भी बातचीत कर रहे थे काव्या और ये समीर, और साथ ही में जो और लड़के होते, जब घर में ही मीटिंग चल रही होती तब कृष्णा भी अचानक से आ जाती है और कृष्णा को पता चलता है कि उसके बेटी का उसी लड़के से अफेयर है, और काव्या को पता चलता है कि उसकी माँ का समीर से अफेयर है। तब सामूहिक रूप से एक प्लान बनाते हैं हत्या का, और भाड़े के लोगों को लेकर के वो भाड़े के लोग मांगते हैं 5 लाख रुपए की रकम। कहते हैं कि हमें कुछ हथियार भी खरीदने हैं और इसीलिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जब बात 5 लाख रुपए की आती है तो काव्या कहती है कि तुमने जो रकम मांगी है बहुत ज़्यादा रकम मांगी है, इसीलिए ये सही नहीं है। फिर वो बात करते हैं कि हमें कुछ हथियार भी खरीदने होते हैं। तो बात जब हथियार खरीदने की आती है तो काव्या अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ से एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां ला करके उन लोगों को देती है और कहती है कि तुम इससे काम कर करके वापस हमें दे देना, यानी अपने ही घर का हथियार। वो कहती है कि बात इधर उधर की कुछ नहीं, 4 लाख रुपए में सौदा मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए आपको एडवांस दिए जाएंगे। वो लड़के तैयार हो जाते हैं और 7 अप्रैल 2018 का दिन चुना जाता है। जैसे ही वो ड्यूटी से घर आ रहा था, लगभग रात के 9:30 बज जाते हैं, क्योंकि इस लड़के यानी कि समीर को और सदात को इसलिए साथ रखा गया था क्योंकि वो इशारा करने के लिए कि हाँ, जिसकी हत्या करनी है, जिसका कत्ल करना, यही वो राकेश है, उसका इशारा करना था। लेकिन अचानक से यहाँ विशाल आ जाता है जो कि दूध लेने जाता है। विशाल को कुछ नहीं पता था कि उसके पता का मर्डर होने वाला है। तुरंत ही शूटर उसको बहुत करीब से उसके कनपट्टी पर सटा करके गोली मार देती है और वो मर जाता है। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है कि इसमें कृष्णा, काव्या, समीर, शादात, ये चारों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। साथ में इनके जो शूटर थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो ये पता चलता है कि एक दिन कृष्णा यानी कि उसकी पत्नी रोहेला, राकेश रोहेला की जो पत्नी होती है वो, और साथ ही समीर दिन के संगत में ये घर पे ही मौजूद थे। अचानक से विशाल अपने स्कूल से वापस घर जब लौटकर आता है तो अपनी माँ को अपने उस बहन के प्रेमी के साथ कुछ अलग स्थिति में देख लेता है। तो उसकी माँ और वो सब हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि माँ, तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तो माँ ने अपने बेटे को कृष्णा को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे बहन का दोस्त है, तुम इसको अच्छी तरह से जानते हो, इसको कुछ किताबें, कुछ नोट्स चाहिए थे, इसीलिए वो आया था, तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने ये बात कभी भी अपने पिताजी से नहीं बताई। बाद में रोता रोता लड़का विशाल कहता है कि काश ये बात मैंने पापा को ये बात शेयर की होती तो शायद हम कोई अच्छा कदम उठाते, शायद हम इस घटना से उभर पाते। फिलहाल ये सब लोग जेल में है। शुरुआती दौर में बालिग और नाबालिग को लेकर के विवाद छिड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी बालिग हो चुके हैं, सभी के खिलाफ कोई न कोई
जो भी कानून सजा देगा उसकी तैयारी चल रही है। मामला कोर्ट में है और अभी इस मामले पर कोई अभी निर्णय नहीं आया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर राकेश रोहेला को ऐसा कदम उठाना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, ताकि समीर इस तरीके का जो घिनौना अपराध कर रहा था माँ और बेटी के साथ, दोनों ही के साथ उसकी हत्या कराने का, तो कम से कम ये सब नहीं होता। या फिर अपने परिवार से, रिश्तेदार से, किसी से, आसपास के लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए था। लेकिन उस बात को वो अंदर ही अंदर पाल रहा था, जो कि दोनों उसने अपने आंखों से देखे थे, बेटी को होटल से निकलते हुए और अपने पत्नी के घर से निकलते हुए उस लड़के को। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार।